चलिए जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। ये दूसरा अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हमारा दूसरा अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कल कुछ डिस्टर्बेंस के कारण हम लोग पूरा नहीं पढ़ पाए थे, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आज हम लोग इस दूसरे अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे, क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ शुद्ध हैं। देखिए, सबसे पहले 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यही ना होता है 5 प्रकार का पदार्थ। जैसे प्लाज्मा के बारे में बात किया जाए, जैसे कि बिजली जब चमकता है, बल्ब जब चमकता है, तो वही चिंगारी एक तरह का प्लाज्मा है। अब किस प्रकार से कैसे कैसे परिवर्तन होता है उसको हम लोग देखें। जैसे कोई पदार्थ है, तो पदार्थ जब भौतिक परिवर्तन होगा तो गैस, द्रव, ठोस इन सब में परिवर्तित होता है, इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिश्रण भी कहते हैं। और 2 प्रकार का परिवर्तन होता है ना पदार्थों में, एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक परिवर्तन। अच्छा, जो लोग जुड़े हैं थोड़ा थंब इम्प्रेशन दे दे। तो जो लोग अभी जुड़ गए हैं वे थंब इम्प्रेशन दे दें। जो लोग जुड़े हुए हैं थंब इम्प्रेशन दे। तो चलिए ठीक है। तो देखिए, जैसे कि भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जिसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। जो परिवर्तन क्या हो, दिखाई दे। पहला तो फैक्ट ही हो गया। इस परिवर्तन में क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। इसके बाद इस परिवर्तन में गुण नहीं बदलता। और क्या है कि ये परिवर्तनशील होता है, अर्थात पुराने अवस्था में इसमें पदार्थों में परिवर्तन ला सकते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। जैसे कि बर्फ से पानी बनता है, बर्फ से पानी, पानी से भाप। अच्छा, अब जब बर्फ से पानी बनेगा तो क्या पानी का गुण और बर्फ का गुण बदल जाएगा? नहीं, बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, बर्फ ही जलवाष्प है, जलवाष्प ही पानी है, सब एक ही है। वो सब पानी है, पानी का गुण की तरह लगेगा फिर वापस। तो इनमें परिवर्तन होता है ताप और दाब के कारण। तो ताप एवं दाब के कारण भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये सिंपल सा है, इसमें वापस पुरानी अवस्था में बदला जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। अब है कि तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या है, जिसमें पदार्थ बिल्कुल बदल जाए। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। अब कार्बन का गुण कुछ और है, ऑक्सीजन का गुण कुछ और है, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों का गुण है अलग, ये गुण है अलग। इसमें पदार्थ का अवस्था भी बदल सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जिसमें गुण बदल जाता है
इसके बाद अवस्था भी बदल सकता है। तो भौतिक परिवर्तन में आकार, रंग, आकृति यही सब बदलता है, लेकिन इसमें पूरा पदार्थ ही बदल जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। और यह रसायनों के कारण होता है, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। तो जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगा वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जल बनता है। तो इसमें आणविक परिवर्तन होगा, परमाणविक परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान एक ही रहता है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब इन्हें साधारण विधियों द्वारा चाहेंगे कि वापस उसी अवस्था में ला दिया जाए तो संभव नहीं है। जैसे कि जल अगर बन जाए तो वापस फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लाना संभव नहीं है। इसके लिए कई प्रक्रिया अपनाते हैं, इसके लिए बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा ही इसे वापस अवस्था में लाया जा सकता है, अर्थात ये इरिवर्सिबल होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन में भी दो परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में भी एक ऐसा परिवर्तन होता है जो वापस बदल जाता है। जैसे कागज फट जाता है तो कागज का गुण तो नहीं चेंज होगा। कागज 5 टुकड़ा हो जाएगा तो पांचों का गुण तो वही रहेगा, लेकिन पांचों कागज फिर वापस एक कागज नहीं बन सकते हैं जैसे कि पहले था। तो इरिवर्सिबल है लेकिन फिजिकल चेंज है। गुण वही है लेकिन अब वापस उसकी अवस्था बदल गई, उसको फिर वापस उस पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। तो दूध से दही का जमना, भोजन का पाचन, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। शरीर में जो पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें मल मूत्र और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। ठीक है। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जिसे तत्व कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं, जिन्हें दो या दो से अलग पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। और दूसरा होता है यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट और इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जो लोग अभी जुड़ गए हैं वे लोग थंब इम्प्रेशन दे दें। तो जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग थंब इम्प्रेशन दे दें। ठीक है। तो ये हो गया यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। और तत्व क्या है, तो तत्व एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ से बने होते हैं और यौगिक दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनमें स्थिर अनुपात का नियम का पालन होता है। अब ये स्थिर अनुपात का नियम का मतलब होता है कि जब ये बनते हैं तो उनमें सेम रेशियो होता है। उनमें क्या होता है, तो सेम रेशियो होता है, अर्थात एक ही अनुपात में बनते हैं। जैसे कि उसको स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम जैसे हम बताते हैं, जैसे कि वाटर है H2O। H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। तो तब ही जल बनेगा, तब ही यौगिक का फॉर्मेशन होगा। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। और ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। अब यौगिक में कौन कौन हो गया, HCO2, H2O। अब जैसे कि जल बना H2O, तो H2O में ऑक्सीजन का पॉइंट भी अनुपात कम या ज़्यादा होगा, या हाइड्रोजन में 2 से हाइड्रोजन का जो एटम है वो पॉइंट कम या बेसी होगा।
तो जल नहीं बनेगा, कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विसमांगी। समांगी का मतलब होता है कि जिसमें देखिए बताते हैं सबसे पहले, जैसे कि मिश्रण भी दो प्रकार का, एक होता है जल में ठोस का मिश्रण। तो जल में ठोस का मिश्रण जैसे कि शरबत हो गया, नींबू नमक पानी का मिश्रण हो गया। तो शरबत में क्या होता है कि चीनी ठोस है या पानी द्रव है। तो जब पानी में पूरी तरह से चीनी घुल जाएगा, इसका मतलब है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी उसको बोलते हैं घोलक, उसको घोलक बोलते हैं। जैसे कि पानी क्या है, घोलक है, और चीनी क्या हो गया, घुल्ले हो गया। घुल्ले अर्थात जो पदार्थ घुलता है, जिसकी मात्रा कम होती है, उसको घुल्ले कहते हैं। और सोल्वेंट जिसको घोलक कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा, तो वो द्रव पदार्थ होता है सोल्वेंट। और जो ठोस पदार्थ होता है, घुल्ले होता है, अंग्रेजी में सोल्यूट बोलते हैं। और इसको ही जब पूरा तरह से घुल जाता है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थात सोल्यूट का, घुल्ले का कोई भी कण पानी में दिखाई न दे, उसको ही समांगी कहते हैं। और विसमांगी का मतलब होता है कि जब पानी में पूरी तरह से कण घुले नहीं, अर्थात घुल्ले के कण दिखाई दें, तो इस प्रकार के मिश्रण को विसमांगी कहते हैं। जैसे कि शरबत क्या है, समांगी है। नमक और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण क्या है, विसमांगी है। यदि मान लेते हैं कि शरबत बनाएं और शरबत में आप चीनी डालते जा रहे हैं, एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे चीनी घुलेगा नहीं, लाख हम उसको घुलाने का प्रयास करें, तो कहलाएगा वो विसमांगी है। समांगी को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस। जो लोग इसमें जुड़े हैं वो थंब दे दें। और विसमांगी को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो मिश्रण को अलग करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे। मिश्रण को अलग करने के लिए पहला है वाष्पीकरण। जैसे कि वाष्पीकरण से हम लोग वही चीज़ अलग करते हैं जो जल में घुलनशील हो। जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण है, शरबत है, तो पानी को जब हम लोग गर्म करते जाएंगे तो एक अवस्था में देखें कि पानी भाप बन के उड़ गया और नीचे केवल चीनी बैठ गया। इसको बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। हिंदी में बोलते हैं रवा। तो रवादार, तो रवा के रूप में चीनी नीचे बैठ जाता है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। इस प्रकार वाष्पीकरण के द्वारा हम लोग किसी जल में घुले हुए ठोस पदार्थ को अलग करते हैं, जो वैसे ठोस पदार्थ जो पानी में या वाटर में घुलनशील हो, तरल में घुलनशील हो, केवल पानी ही नहीं, कोई भी द्रव पदार्थ। तो यह हो गया मिश्रण को अलग करने का पहला। दूसरा है अपकेंद्रीकरण। तो अपकेंद्रीकरण का मतलब होता है, जैसे कि मथ के हम लोग क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं ना, तो वही होता है कि जब बाहर से हम लोग बल लगाएं और बीच में से उसका प्रतिक्रिया हो। जैसे कि एक कटोरा है, यहाँ पे हम लोग मथते हैं तो क्रीम इधर की ओर छितरा जाता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण। तो अपकेंद्रीकरण से जल में, समांगी जल में घुले हुए समांगी पदार्थों को अलग करते हैं। अब समांगी पदार्थ का मतलब क्या घी अगर है तो दिखाई देता है? नहीं, जब उसको पूरी तरह से मथेंगे तभी घी छलकाएगा। पृथक्करण कीप के द्वारा। तो पृथक्करण कीप में क्या होता है कि इसमें हम लोग अघुलनशील ठोस को अलग करते हैं किसी द्रव से। जैसे कि मान लेते हैं पानी में बालू घुला हुआ है,
पानी में या क्या बोलते हैं चावल का कण घुला हुआ है, पानी वैसे ठोस पदार्थ जो लिक्विड में घुलनशील नहीं हो, तो उनको अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। पृथक्करण कीप का ऊर्ध्वपातन, ये इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन को, तो खैर दिमाग पे नहीं आ रहा, तुरंत बताते हैं। तो ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है कि बिना जल बने हुए, जब किसी पदार्थ को बिना जल बने हुए वह गैस बन जाता है और गैस बन के उड़ जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। जब कोई ठोस पदार्थ बिना जल बने हुए, जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले उसकी अवस्था परिवर्तन होती है तो जल बनता है, लेकिन और तब जाके उसको गर्म करेंगे तो फिर वाष्प बनेगा, यानी कि गैस का रूप बनेगा। लेकिन जब वैसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में है और गर्म करेंगे तो बिना जल बने हुए वह गैस बन जाता है, या फिर कोई गैस है उसको गर्म करेंगे यानी जमने के बाद सीधे क्या बन जाएगा, तो ठोस बन जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इस पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, सब्लिमेटिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे कि कपूर के बारे में आप लोग देखे होंगे, कैम्फर। कपूर क्या होता है, उसको जलाने पे आग नहीं, लिक्विड नहीं बनता है, सीधे गैस बन के उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। एक होता है जो कि हम लोग फिनाइल कहते हैं, जो कि सबके घर घर में बक्सा में रखा रहता है कीड़ा मारने के लिए, वाइट गोली होता है इस तरह से, वो ऑटोमेटिकली बक्सा में रखे रखे गायब हो जाता है, वह एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, फिनाइल की गोली। तो ये सभी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, रंगों को अलग किया जाता है। जैसे कि किसी पे दाग लग गया तो इसमें एक रंग अलग हो जाएगा और दूसरा रंग अलग नहीं होगा, इसी को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आसवन विधि का मतलब होता है कि विभिन्न विभिन्न टेम्परेचर पर हम लोग अलग अलग पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे कि जब कोई पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम में बहुत सारा पदार्थ होता है, जैसे कि पेट्रोल होता है, इसको प्रभाजी आसवन भी कहते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, डिस्टिलेशन। तो अब मान लेते हैं कि उसमें पेट्रोलियम में क्या है, तो पेट्रोलियम में पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग क्षमते निकलते हैं। तो जितना ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, एक अंतिम अवस्था में जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा तो नेचुरल गैस अलग हो जाता है, प्राकृतिक गैस। तो यह होता है आसवन विधि। आसवन विधि में द्रव में जब कोई लिक्विड पदार्थ घुला रहता है तो उसको हम लोग अलग करते हैं, तो वही कहलाता है आसवन विधि। इसके बाद छनन विधि। तो छान के हम लोग क्या अलग करते हैं कि लिक्विड को अलग करते हैं किसी ठोस पदार्थ से। जैसे कि चाय को हम चाय से क्या अलग करते हैं, तो चाय पत्ती, उसमें पानी अलग हो जाता है, चाय पत्ती अलग हो जाता है, और जो अशुद्धियाँ हैं वे बैठ जाते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि में लोहे से चुंबक को अलग करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे लोहे के कचड़े फेंके जाते हैं, और तो उसको अब वहाँ पे बहुत सारा कचरा है, और लोहे के अवशेष को हम लोग को अलग करना है, तो एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्रेन होता है, उस चुंबक की तरफ बड़का होता है, वो क्या करेगा कि वहाँ पे सटाएगा और जो लोहा वाला पदार्थ है उसको लेके सटा के अलग कर देगा। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलेंगे। सीखे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब है फटकन विधि। जब दो ठोस पदार्थ हैं तो दोनों ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए, यानी कि ठोस में ठोस पदार्थ जब घुला हुआ रहता है, ठोस में ठोस का मिश्रण रहता है, तो उनको हम लोग फटक के अलग कर सकते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, चावल से हम लोग क्या कर सकते हैं, आकड़ को अलग करते हैं फटक के, तो चावल भी ठोस और आकड़ भी ठोस। और क्रोमेटोग्राफिक तो हम लोग बता ही चुके हैं, इसमें रंगों को अलग किया जाता है, ठीक है।
ये था इसके बारे में छोटा डिस्कशन। अब है शुद्ध का मतलब क्या होता है। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के क्या हैं, तो मिश्रण है। अर्थात कोई भी पदार्थ क्या है, तो शुद्ध नहीं है। जैसे जल, दूध, वसा, ये कभी शुद्ध है नहीं है। जैसे जल में भी क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं, दूध में भी अशुद्धियाँ होती हैं, वसा में भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो शुद्ध का मतलब होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहता है, वैज्ञानिक भाषा, कि नहीं, कोई भी पदार्थ क्या है, शुद्ध नहीं होता है। सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। शुद्ध पदार्थ से मतलब होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि ये शुद्ध का मतलब हो गया कि ये कोई पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इसका प्रत्येक जो कण है, इनका रासायनिक प्रवृत्ति क्या होता है, तो समान होता है। तो शुद्ध का मतलब यही होता है कि हर एक कणों का रासायनिक प्रवृत्ति, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, एक समान हो। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे कि सोना है, तो सोना सोना के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब है कि अब है पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ें तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ ही होता है, जो कि भौतिक प्रक्रमों के द्वारा भौतिक प्रक्रमों के द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थों में उन्हें अलग किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ क्या होते हैं कि जिन्हें साधारण भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक या अलग नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ के कणों से मिलके बने होते हैं। अभी हमने बता दिया। मिश्रण क्या होता है कि मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों, जिनका रासायनिक रूप क्या होता है, से संयुक्त हुए बिना बने होते हैं। अर्थात मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का क्या होता है, मिला हुआ रूप होता है, जो किसी भी अनुपात में मिलकर बना होता है, तो सब मिश्रण कहा जाएगा। इनका ये रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं, अर्थात ये इनका जो संगठन है एक दूसरे से रासायनिक रूप से नहीं बने होते हैं। जैसे कि वायु, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन। क्या कोई बता सकता है कि वायु में कितने वायु है, वो ऑक्सीजन से घुला हुआ है, हम लोग उसमें ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। उसका कोई अनुपात नहीं बता सकता है कि वायु में ऑक्सीजन कितना अनुपात है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना अनुपात है। तो अतः ये सभी क्या हैं, मिश्रण हैं। तो वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सभी के सभी मिश्रण हैं। समझ में आ रहा होगा तो लाइक और थंब दें। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस सम्मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण क्या होता है, दो प्रकार का अभी हमने बताया, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। एक होमोजीनियस कहलाता है, दूसरा नॉन होमोजीनियस कहलाता है। तो होमोजीनियस समांगी जिसको हम लोग होमोजीनियस, और हेटेरोजीनियस जिसको हम लोग विसमांगी कहते हैं या नॉन होमोजीनियस भी कहते हैं। तो समांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। अभी हमने बताया कि समांगी का मतलब होता है जो पूरी तरह से मिला हुआ रहता है। जैसे कि शरबत में क्या होता है, पानी में चीनी पूरी तरह से मिल जाता है और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। अगर हम चाहें कि चीनी उसमें से निकाल लें तो क्या संभव है, नहीं। ये समांगी कहलाते हैं। अविभेद्य का मतलब यही हो गया कि उसमें से हम लोग उसको आसानी से निकाल नहीं सकते।
पूरे द्रव्यमान में उनका संगठन भी क्या होता है, तो एक समान होता है। जैसे कि जल में चीनी का विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। विसमांगी में क्या होता है, ठीक उल्टा, कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों और बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह क्या रहता है, फैला रहता है, तो वही विसमांगी कहलाता है। और इनका संगठन क्या होता है, तो एक सा नहीं होता है, कहीं ज़्यादा दिखाई देगा तो कहीं कम दिखाई देगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि चीनी और बालू का मिश्रण, चीनी और बालू का मिश्रण क्या है, विसमांगी है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर क्या होगा, यानी चीनी बालू के विभिन्न विभिन्न मिश्रण का क्या है, तो संगठन होगा ना। द्रवों में ठोस के निलंबन भी विसमांगन है। तो द्रवों में जो ठोस जिसको निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन, वो भी मिश्रण क्या होता है, तो विसमांगी होता है। तो चलिए, बहुत अच्छा, इतना हम समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक थंब जरूर दे देंगे और कमेंट जरूर करेंगे सब लोग कि कैसा लग रहा है, समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। तो ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे, इसके आगे की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे इस विलयन के बारे में। विलाया के सब देखेंगे, कुलोड, निलंबन सब देखेंगे, बाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, सब चीज़ को हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।